हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी के सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, जो आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी के है, जो कि आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है। और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सभी सेमेस्टर में होता है और सभी जी पाठ्यक्रम में होता है। अर्थात आप बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स किसी भी यूजी पाठ्यक्रम से और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास हिंदी भाषा संप्रेषण व संचार हिंदी का सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है, संप्रेषण और संचार के विविध रूप। इस यूनिट में हम जो संप्रेषण और संचार के विविध रूप है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसका आपका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लेखन के विविध रूप देखेंगे, जैसे कि आपका अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी और ब्लॉग लेखन। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक प्रस्तावना देख लेते हैं। जानने की इच्छा और अपने अंतस को बाहर निकालने के लिए जो मनुष्य है उसमें आदम लालसा रही है, और वर्तमान युग में भाव अभिव्यक्ति के जो अनेक रूप है और विधाएं है वे और माध्यम है। मनुष्य जो है वो समय समय पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मौखिक और लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करनी होती है। ऐसे में जो लेखन है आपका वो विविध रूपों प्रारूपों को समझना, उनमें दक्ष होना, ये सभी आज की आवश्यकता है। लेखन के कौशल से युक्त होकर कोई भी सर्जक संवाद, डायरी, अनुच्छेद लिखता है, और जो लेखा होता है वो जो लिखेगा वो न्यू मीडिया के युग में अपना ब्लॉग बनाने और ब्लॉग लिखने की आंतरिक कला के लिए पहले यहाँ उक्त सभी प्रकार के लेखन को समझता है। तो ये इसमें हम आपके ब्लॉग वगैरह के बारे में, डायरी वगैरह के बारे में, अनुच्छेद वगैरह के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद का अर्थ और स्वरूप देख लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद शब्द है ये आपके अंग्रेजी के पैराग्राफ का अनुवादी शब्द है, जिसका अर्थ ये होता है कि कट जाने पर अलग या नष्ट न होना। कि अगर आपका कोई वस्तु है वो कट जाती है तो वो अलग या नष्ट न हो, उसको यह हम अनुच्छेद कहते हैं। जो आपका अनुच्छेद है मुख्य रूप से साहित्यिक रचना, पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के अंतर्गत वह विशिष्ट अंग होता है जिसमें कि जो विषय होता है उसके किसी अंश की मीमांसा विवेचना होती है। जो आपका लेख होता है, निबंध होता है, ये सभी आपकी लंबी रचना होती है, उनको लेखक कुछ विभागों में विभाजित करता है और उनको ही हम अनुच्छेद कहते हैं। जो आपका ये विभाजन किया जाता है, इस समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो आपका विशिष्ट भाग है उस पर कोई विशिष्ट भाव, वैचार अथवा बात पूर्णतया फिर अंशतः स्पष्ट हो जाए। और जो इस प्रकार जो आपका यह विभाग होगा या अनुच्छेद होगा वह अपने पूर्ववर्ती और परिवर्ती अनुच्छेद से जुड़ा होने पर भी भाव, विचार आदि की दृष्टि से एक सीमा तक पूर्ण होता है। तो ये हमने आपका अनुच्छेद का अर्थ और स्वरूप देख लिया। अब हम आपका अनुच्छेद लेखन का महत्व देख लेते हैं। जो अनुच्छेद आपका शब्द है उसका अर्थ के आधार पर इसका किसी रचना का अंश होना अनिवार्य है, परंतु जो आजकल स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद लेखन का अभ्यास है वो भी कराया जाता है, जिसमें आपके जो विशेष रूप से विद्यार्थी में लेखन कौशल की क्षमता का विकास करने के लिए माध्यमिक कक्षाओं में इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। जो विद्यार्थी होता है उसे सीमित विषय पर अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाता है, और इसके माध्यम से ही उसके अंदर ज्ञान, कल्पना, तर्क शक्ति और भाषिक क्षमता आदि को परखा जाता है। जो आपका समय, आज का समय है, उसमें हिंदी भाषा का उपयोग समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में बढ़ा है। इसलिए जो आपके विभिन्न समाचार पत्र होते हैं, पत्रिका, दूरदर्शन के समाचार चैनल, अनुवाद आदि होते हैं, ये हिंदी का उपयोग बढ़ने से आवश्यक प्रतीत होने लगा है, जिससे कि जो आपका विद्यार्थी है वो विभिन्न विषयों पर सीमित शब्दों में अधिकाधिक भाव प्रकट करने की क्षमता का विकास हो। और इस दृष्टि से जो आज के स्तरों के सभी विद्यार्थी हैं उनको अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कराया जाता है। तो ये हमने आपका अनुच्छेद लेखन का अर्थ और स्वरूप देख लिया। अब हम आपके अच्छा अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा अनुच्छेद लेखन लिखना है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है जो कि उसे प्रभावी, स्पष्ट और रोचक बनाती है। तो चलिए हम उन विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है एकता, यूनिटी। जो आपका अनुच्छेद होता है उसमें केवल एक मुख्य विचार होना चाहिए, और जो सभी वाक्य होते हैं उस विचार को स्पष्ट करने के लिए वे होने चाहिए। सेकंड आपका संक्षिप्तता। जो अनावश्यक शब्द और वाक्य होते हैं उनसे अनुच्छेद में बचना चाहिए, और कम शब्दों में अर्थ प्रकट करना ही अच्छे लेखन की पहचान होती है।
थर्ड आपका परवाह, जो कि आपके विचारों और वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए, और जो आपके उपयुक्त संयोजन होते हैं जैसे इसलिए, क्योंकि, अंतः, इन सभी वाक्यों को लेखन में जोड़ना चाहिए। और तो आपका आता है स्पष्टता, जिसमें आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए, और जो आपके कठिन शब्द होते हैं, जटिल वाक्य होते हैं, उनसे संरचना न बनी हो। फिफ्थ आपका आता है व्याकरणिक शुद्धता, आपकी सही व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों का उपयोग होना चाहिए लेखन में, और त्रुटियां अनुच्छेद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। सिक्स्थ आपकी जो उपयुक्त शब्दावली होती है, जो विषय के अनुसार शब्द है उनको चयन करें और सरल और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करें। सेवन्थ आपका प्रभावशाली शुरुआत और समापन, जो आपके शुरुआत होती है वो आकर्षक होनी चाहिए ताकि जो पाठक होता है वो रुचि ले और उस अनुच्छेद को, उस लेखन को पूरा पढ़े। अतः ऐसे जो विषय होता है वो सारगर्भित रूप से समेटे। अब हम आपके अनुच्छेद लेखन के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद लेखन होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जो कि आपकी विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर विभाजित होता है, जिसमें आपके कुछ मुख्य अनुच्छेद लेखन है उनको हम देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है वर्णनात्मक अनुच्छेद। आपका वर्णनात्मक अनुच्छेद होता है, इसमें किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना या भावना का विस्तृत वर्णन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं मेरी पसंदीदा पुस्तक गंगा नदी का वर्णन आदि। सेकंड आपका जो अनुच्छेद आता है वो आता है विवरणात्मक अनुच्छेद। विवरणात्मक अनुच्छेद में आपका विषय, प्रक्रिया या विचार को समझने और सूचित करने पर जोर दिया जाता है। विवरणात्मक अनुच्छेद में आपका तथ्य, तर्क और उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जल संरक्षण का महत्व, इंटरनेट के फायदे और नुकसान। थर्ड आपका जो अनुच्छेद आता है वो आता है कथात्मक अनुच्छेद। इसमें घटना, यात्रा, अनुभव या कहानी को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो आपका कथात्मक अनुच्छेद है इसकी शुरुआत, मध्य और अंत स्पष्ट रूप से होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं मेरे स्कूल पिकनिक का अनुभव और एक रोचक यात्रा आदि। फोर्थ आपका जो अनुच्छेद आता है वो आपका आता है तर्कात्मक अनुच्छेद। तर्कात्मक अनुच्छेद में विचार या विषय पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और जो पाठक होता है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। तर्कात्मक अनुच्छेद में आपका तर्क, प्रमाण और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं शिक्षा का महत्व, स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता आदि। फिफ्थ आपका जो अनुच्छेद आता है वो आता है तुलनात्मक एवं विरोधात्मक अनुच्छेद। इसमें आपके जो दो या अधिक चीज होते हैं उनकी तुलना की जाती है, और उनके बीच के जो अंतर होते हैं उनको तुलनात्मक या विरोधात्मक अनुच्छेद में बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं शहर और गांव का जीवन, पारंपरिक शिक्षा बनाम ऑनलाइन शिक्षा। तो ये हमने आपके अनुच्छेद के कुछ प्रकार देख लिए। अब हम आपका पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में अंतर देख लेते हैं। जो आपके पल्लवन और अनुच्छेद है वे दोनों एक से ही दिखते हैं, लेकिन जो दोनों के लेखन है और भाषिक प्रयोग है उनमें अंतर होता है। जो आपका पल्लवन होता है उसमें प्रसिद्ध लेखक की पंक्ति, लोकोक्ति, मुहावरा या सुभाषित विषय संबंधी होता है, और आपका पल्लवन में अहम अथवा मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। बल्कि जो आपका अनुच्छेद होता है उसमें किसी भी रचना अथवा कृति का एक भाग होता है, और इसमें आपकी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जो आपका अनुच्छेद है इसमें किसी काल का उपयोग किया जाता है, बल्कि जो आपका पल्लवन होता है उसमें वर्तमान काल का ही उपयोग किया जाता है। स्थूल रूप से जो आपका पल्लवन होता है और अनुच्छेद होता है उसमें अंतर नहीं दिखता है, लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टि है उससे आपका दोनों के बीच अंतर बहुत दिखता है। तो ये हमने आपका पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में अंतर देख लिया। अब हम आपका अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जहाँ यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है वर्णनात्मक अनुच्छेद, अर्थात जैसे कि गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है, और यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और यह भारत की लाखों लोगों की जीवन रेखा है। और जो इसका पानी है वो कृषि, पीने के पानी और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है। और जो आपका गंगा नदी है वो हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है गंगा नदी को, और इसके तट पर कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बसे हुए हैं, जैसे कि आपका वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार। बल्कि जो आपका प्रदूषण है उसके कारण स्वच्छता खतरे में है इसकी, और इसे बचाने के लिए जो गंगा सफाई अभियान है उसकी आवश्यकता है। तो ये आपका एक प्रकार का अनुच्छेद लेखन था, उसका उदाहरण था। इसी प्रकार आपका एक विवरणात्मक अनुच्छेद का उदाहरण, जिसमें आपका जल संरक्षण का महत्व होता है। जो आपका जल है वो पृथ्वी पर जीवन का अधिकार है। पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य के लिए ये एक आवश्यक संसाधन है, लेकिन जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है और जल का अत्यधिक उपयोग से जल संकट बढ़ता जा रहा है। और जल संरक्षण के लिए हमें जो वर्षा जल का संचय होता है, पानी का सदुपयोग होता है और अपव्यय को रोकने जैसे जो कदम है वे सभी हमें उठाने चाहिए। और सरकार भी जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जैसी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। यदि हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां उन पर भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपका एक विवरणात्मक अनुच्छेद का उदाहरण हो गया। ऐसे ही आपका एक कथात्मक अनुच्छेद, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मेरे स्कूल पिकनिक का अनुभव। पिछले रविवार हमारे स्कूल ने एक पिकनिक का आयोजन किया।
हम सभी छात्र उत्साह के साथ बस में बैठकर निकले और जो हमारी पिकनिक थी स्थल था वो सुंदर उद्यान था। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और झूले थे। हमने वहाँ कई खेल खेले, गाने गाए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। शिक्षकों ने हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बताया और दिन भर मौज मस्ती के बाद घर लौटे। यह दिन हमारे जीवन की यादगार यादों में एक बन गया। तो ये आपका एक प्रकार का कथात्मक अनुच्छेद का उदाहरण था। अब एक आपका अनुच्छेद आता है तर्कात्मक अनुच्छेद, जिसमें हम स्वच्छता अपनाने की आवश्यकता इसके बारे में लिख सकते हैं। यह आपका एक तर्कात्मक अनुच्छेद का उदाहरण है। ऐसे ही आपका एक तुलनात्मक अनुच्छेद होता है जिसमें हम गांव और शहर के जीवन का तुलना करते हैं। यह आपका तुलनात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको कुछ अनुच्छेद के उदाहरण बता दिए। अब हम आपके डायरी लेखन, अभिप्राय और स्वरूप के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम डायरी लेखन का अभिप्राय देख लेते हैं। डायरी लेखन से क्या अभिप्राय है? जो आपका डायरी लेखन है वो व्यक्ति के विचारों, अनुभवों, भावनाओं और दैनिक घटनाओं को लिखने की एक व्यक्तिगत शैली है। और डायरी लेखन में आत्म अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जिसमें जो लेखक होता है वो अपने मनोभावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। और जो आपकी डायरी होती है वो न केवल व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का रिकॉर्ड होती है, बल्कि आपके आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का भी साधन होती है। अब हम आपका डायरी लेखन का स्वरूप देख लेते हैं। जो आपका डायरी लेखन है वो कोई कठोर नियम नहीं होता, लेकिन इसका एक सामान्य स्वरूप होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं तारीख और दिन। जैसे कि आपके कोई तारीख डाल दी, आज की तारीख डाल दी और आज का दिन डाल दिया, इससे हमारे डायरी लेखन की शुरुआत होती है। सेकंड आपका समय, यदि चाहे तो आप समय भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी के का टाइम आप लिख सकते हैं अपने डायरी लेखन में। थर्ड आपका आता है संबोधन, यदि आवश्यक हो तो। जो आप कई लोग होते हैं वे अपनी डायरी में एक मित्र की तरह संबोधित करते हैं, जैसे कि प्रिय डायरी। फिर और तो आपका आता है मुख्य लेख, जैसे कि आपकी बॉडी जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो डायरी में, उसको हम मुख्य लेख में लिखते हैं। फिफ्थ आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो कि लेखक होता है वो अपनी भावनाओं का सारांश देता है या भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करता है। तो ये आपके डायरी लेखन का कुछ स्वरूप हो गया। अब हम आपके डायरी लेखन और प्रस्तुतिकरण के रूप देख लेते हैं। सबसे पहले हम डायरी लेखन का अर्थ देख लेते हैं। जो आपका डायरी लेखन है वो व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं, विचारों और घटनाओं को रोजाना लिखने की एक प्रक्रिया है। और इसमें यह जो आपकी डायरी लेखन होता है यह आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी निजी बातें, खुशियाँ, चिंताएं और सपने दर्ज करता है। अब हम आपके डायरी लेखन के प्रस्तुतिकरण के रूप देख लेते हैं, जो कि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है तिथि और समय आधारित प्रस्तुतिकरण। सेकंड आपका आता है संवाद शैली में प्रस्तुतिकरण। थर्ड आपका आता है घटनाक्रम आधारित प्रस्तुतिकरण, इसमें जो विशेष घटना का क्रमबद्ध विवरण है वो दिया जाता है। फोर्थ आपका आता है भावनात्मक और आत्मविश्लेषण आधारित प्रस्तुतिकरण, इसमें आपका व्यक्ति जो होता है वो भावनाओं, चिंता और आत्मचिंतन को व्यक्त करता है। फिफ्थ आपका आता है रचनात्मक या साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण, इसमें जो व्यक्ति होता है वो डायरी को कविता, निबंध या लघु कथा के रूप में लिखता है। तो ये हमने आपके डायरी लेखन के प्रस्तुतिकरण के कुछ रूप देख लिए। अब हम आपके डायरी लेखन का क्या महत्व है और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम डायरी लेखन का महत्व देख लेते हैं। जो आपकी डायरी लेखन है वो केवल घटनाओं को दर्ज करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो आपका आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्लेषण और रचनात्मक है उसको विकसित करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके चलिए अब हम इसके कुछ लाभ देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकता है डायरी लेखन में। सेकंड आपका यादों का संकलन, इसमें आपकी कुछ यादें रह जाती है। थर्ड आपके आत्मविश्वास और सुधार, व्यक्ति जो अपने अनुभव होते हैं उनको देखकर अपनी गलतियों और उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकता है। फोर्थ आपका मानसिक शांति, जो आपके मन की बातें होती है वे लिखने से तनाव कम हो जाता है और व्यक्ति हल्का महसूस करता है। फिफ्थ आपका रचनात्मक और लेखन कौशल में वृद्धि, अर्थात जो आपके नियमित लेखन है उससे भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये हमने आपके डायरी लेखन का महत्व बता दिया। अब हम आपके डायरी लेखन की प्रक्रिया बता देंगे, जो कि हमने पहले भी बताई। अर्थात सबसे पहले हम तिथि और दिन लिखेंगे, फिर हम उसका मुख्य विषय चुनेंगे, फिर उसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखेंगे। देन हम आत्मविश्लेषण करेंगे कि हमने आज क्या सीखा और क्या मुझे और बेहतर करना चाहिए था। फिफ्थ आपका जो सकारात्मक निष्कर्ष होगा उसको हम देंगे। तो यहाँ आपके डायरी लेखन की कुछ प्रक्रिया हो गई। अब हम आपके डायरी लेखन का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 18 मार्च 2025 मंगलवार, आज का दिन बहुत खास था और जो सुबह थी वो स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी जिसमें मेरी टीम को पहला पुरस्कार मिला। हमारी मेहनत रंग लाई। तो इसी प्रकार से करके आप एक डायरी लेखन का उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम आपका देख लेते हैं संवाद, अभिप्राय और स्वरूप।
तो सबसे पहले हम संवाद का अभिप्राय देख लेते हैं। जो संवाद होता है वो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत है और ये आपके विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है। संवाद में आपकी भाषा सरल, प्रभावी और स्वाभाविक होती है ताकि जो बातचीत है वो रोचक और सार्थक लगे। और जो संवाद का प्रयोग होता है वो साहित्य, नाटकों, फिल्मों, कथाओं और रोजमर्रा की बातचीत में किया जाता है। और जो आपका संवाद है वो किसी कहानी या दृश्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमने आपका संवाद का अभिप्राय देख लिया। अब हम संवाद का स्वरूप देख लेते हैं। जो आपका संवाद है उसका कोई निश्चित नियम नहीं होता, लेकिन इसे अधिक प्रभावी और स्वाभाविक बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिनमें आपका सबसे पहला आता है बातचीत करने वाले पात्रों का उल्लेख करें। जो आपका संवाद होता है उसमें दो या अधिक पात्र होते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए कि जो पात्रों के नाम है उनको संवाद से पहले लिखा जाता है। सेकंड, आपका संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए, अर्थात जो संवाद है वे वास्तविक जीवन की बातचीत की तरह ही हो, लंबी और जटिल वाक्यों से इनमें बचना चाहिए। थर्ड, आपका संवाद के लहजे पर ध्यान दें। जो संवाद की भाषा और शैली होती है वे विषय के अनुसार होनी चाहिए और यदि संवाद गंभीर है तो भाषा औपचारिक हो सकती है और यदि अनौपचारिक बातचीत हो रही है तो भाषा हल्की फुल्की भी हो सकती है। फोर्थ, आपका संवाद का क्रम तार्किक हो। बातचीत में जो आपकी तारतम्यता है वो होनी चाहिए जिससे कि जो पाठक और श्रोता है उसे आसानी से समझ सके। फिफ्थ, आपका भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो उपयुक्त शब्दों का चयन करते हैं वो होना चाहिए। तो ये हमने आपका संवाद का स्वरूप देख लिया। अब हम आपका संवादों का महत्व देख लेते हैं। संवाद जो होता है वो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम होता है। संवाद आपका शब्दों का विनिमय नहीं बल्कि जो आपका प्रभावी संचार होता है उसका भी आधार होता है। ये साहित्य, नाटक, सिनेमा, शिक्षण, राजनीति, व्यापार और सामाजिक जीवन में जो संवाद की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवाद का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है साहित्य और नाटकों में संवाद का महत्व। जो संवाद होता है वो किसी भी कहानी, नाटक या उपन्यास को रोचक और जीवंत बनाता है। जो पात्रों के चरित्र और उनकी सोच और भावना होती है इनको व्यक्त करने में संवाद सहायक होता है। नाटक और फिल्मों में संवाद के माध्यम से जो कथा है वो आगे बढ़ती है और दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं शेक्सपियर के जो नाटक है उनमें संवादों की अद्भुत शक्ति देखी जाती है। सेकंड, आपका शिक्षा और शिक्षण में जो संवाद का महत्व है उसको हम देख लेते हैं। जो प्रभावी संवाद है वो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाती है, जिससे जो शिक्षक होते हैं वे छात्रों के बीच संवाद ज्ञान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करते हैं। जो आपका संवाद आधारित शिक्षण होता है वो छात्रों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है। थर्ड, आपका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में जो संवाद का महत्व है उसको हम देख लेते हैं। जो आपका संवाद है वो रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है और किसी भी विवाद या समस्या को हल करने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका। समाज में लोगों के बीच जो सौहार्द और सहयोग है उसको बढ़ाने में संवाद एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व होता है। फोर्थ, आपका राजनीति और कूटनीति में जो संवाद का महत्व है उसको हम देख लेते हैं। राजनीति में संवादों के माध्यम से विचारों को जनता तक पहुंचाया जाता है और जो अच्छे राजनीतिक नेता होते हैं वे प्रभावशाली संवादों के माध्यम से ही जनता का विश्वास जीतते हैं। और कूटनीति में जो देशों के बीच शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए संवाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिफ्थ, आपका आता है व्यापारिक और व्यावसायिक संचार में जो संवाद का महत्व है उसको हम देख लेते हैं। व्यापारिक सौदेबाजी, ग्राहक सेवा और विपणन में प्रभावी संवाद सफलता की कुंजी है। जो कंपनी होती है वे अपने उत्पादों और सेवाओं को संवाद के माध्यम से ही ग्राहकों तक पहुंचाती है और नेतृत्व तो टीम प्रबंधन में भी संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमने आपके संवाद के कुछ महत्व देख लिए। अब हम आपके संवाद लेखन की प्रक्रिया देख लेते हैं। जो आपका संवाद लेखन है वो किसी विषय, घटना या कहानी को प्रभावी और रोचक बनाने की एक प्रकार की कला है। जो आपका संवाद है नाटकों, फिल्मों, कहानियों, निबंधों और दैनिक जीवन की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आपका प्रभावी संवाद लेखन है इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाता है, जिनमें आपका सबसे पहला आता है विषय और उद्देश्य का निर्धारण। तो अगर हमें कोई भी संवाद करना है तो हमें उसका विषय और उद्देश्य पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। सेकंड, आपका पात्रों का चयन और परिचय। संवाद में जो भाग लेने वाले पात्रों की संख्या है और नाम और उनकी भूमिका तय करनी चाहिए और जो प्रत्येक पात्र है उसकी भाषा और शैली उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही होनी चाहिए। थर्ड, आपका वातावरण और परिस्थिति का निर्धारण। जो संवाद है वो किसी स्थान और समय पर हो रहा है इसे स्पष्ट भी करें। फोर्थ, आपका जो संवाद की शैली है और भाषा का चयन है वो संवाद की भाषा पात्रों की उम्र, शिक्षा और स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो फिफ्थ, आपका संवादों की तारतम्यता है वो बनाए रखना चाहिए। सिक्स्थ, आपका संवाद में जो भावना है उनका समावेश होना चाहिए। सेवंथ, आपका संवाद का जो सारांश या निष्कर्ष है वो तार्किक और प्रभावशाली होना चाहिए। अब हम आपके संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं जो आपके दो मित्र हैं उनके बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद हो रहा है,
जैसे कि रवि ने बोला, अरे सुमित तुम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो। सुमित ने उसको जवाब दिया, मैंने गणित और विज्ञान के मुख्य टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन इतिहास में दिक्कत हो रही है। तो इसी प्रकार से इन दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। ये आपका संवाद लेखन का एक उदाहरण है। अब हम आपका ब्लॉग लेखन से क्या अभिप्राय है उसको देख लेते हैं। ब्लॉग लेखन जो है वो एक डिजिटल माध्यम है जिसमें जो लेखक होता है वो अपने विचार, अनुभव, ज्ञान या जानकारी को ऑनलाइन साझा करता है। और यह एक व्यक्तिगत डायरी, सूचना स्रोत या व्यावसायिक विपणन का साधन भी हो सकता है। अब हम आपका ब्लॉग लेखन का अर्थ देख लेते हैं। जो आपका ब्लॉग शब्द है वो वेब प्लस लॉग से बना है, जिसका अर्थ है इंटरनेट पर लिखा गया लेख। इसमें जो लेखक होता है वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। और जो ब्लॉग होता है वो किसी एक विषय, जैसे कि आपके यात्रा, भोजन, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, इन किसी में भी किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी विषय पर केंद्रित हो सकता है और विभिन्न विषयों को कवर कर सकता है। अब हम आपके ब्लॉग लेखन के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यक्तिगत ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, जिसमें जो लेखक होता है वो अपने विचार, भावना और अनुभव साझा करता है। सेकंड आपका होता है व्यावसायिक ब्लॉग, इसमें जो कंपनी होती है वह अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करती है। थर्ड आपका तकनीकी ब्लॉग, इसमें जो नवीनतम तकनीक होती है, गैजेट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर होती है, उन सभी की जानकारी होती है। फोर्थ आपका यात्रा ब्लॉग, इसमें पर्यटन स्थलों, यात्रा अनुभवों और गाइड्स के बारे में जानकारी देते हैं। फिफ्थ आपका स्वास्थ्य और फिटनेस ब्लॉग, इसमें आपके स्वास्थ्य, योग, डाइट और वर्कआउट से जुड़ी जानकारी होती है। तो ये हमने आपके कुछ ब्लॉग लेखन के प्रकार देख लिए। अब हम देख लेते हैं हिंदी में हम ब्लॉग कैसे लिखे। जो ब्लॉग है वो एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम अपने विचार, अनुभव और जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको हिंदी में ब्लॉग लिखना है तो हमें इन प्रकार के निम्नलिखित चरणों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ब्लॉग का विषय चुनना पड़ेगा, अर्थात जो भी आपको पसंद है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो विषय चुने। जैसे कि आपका यात्रा, स्वास्थ्य, फिटनेस, शिक्षा और करियर, तकनीक और गैजेट्स, प्रेरक कहानियाँ, कविता और साहित्य, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वही आप ब्लॉग का विषय चुन सकते हैं। सेकंड आपका आकर्षक शीर्षक टाइटल लिखे। जो आपका टाइटल होता है वो एक प्रकार से आकर्षक होता है, ताकि होना चाहिए ताकि जो पाठक है उसका ध्यान आकर्षित हो सके। थर्ड आपका जो ब्लॉग की संरचना है वो बनानी चाहिए, जिसमें आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें हम जो ब्लॉग का विषय है उसका संक्षिप्त परिचय दें। दूसरा आपका मुख्य भाग, जिसमें हम आपकी मुख्य जानकारी, तर्क, तथ्य और उदाहरण सभी शामिल करें। देन आपका निष्कर्ष होना चाहिए एक, इसमें हम लेख का सारांश प्रस्तुत करेंगे और पाठकों को कोई संदेश देंगे और उनसे प्रतिक्रिया भी मांगेंगे। फोर्थ आपका जो ब्लॉग की भाषा है वो सरल और प्रभावी होनी चाहिए। फिफ्थ आपका ब्लॉग में आपके बुलेट पॉइंट और उपशीर्षक का प्रयोग होना चाहिए। सिक्स्थ आपका चित्र और वीडियो का उपयोग होना चाहिए आपके ब्लॉग में। सेवंथ आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसका ध्यान रखना चाहिए। एट्थ आपका जो पाठकों से बातचीत है और प्रतिक्रिया है वो मांगे। नाइन्थ आपका जो नियमित रूप से ब्लॉग है उसको लिखे और शेयर करें। तो ये हमने आपके ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया देख ली। अब हम देख लेते हैं जो आपका ब्लॉग लेखन है उसका उद्देश्य क्या है, और उसके प्रक्रिया तो हम अभी देख चुके हैं, तो हम उसका उद्देश्य देख लेते हैं। जो ब्लॉग लेखन है उसका मुख्य उद्देश्य सूचना साझा करना, विचार व्यक्त करना और पाठकों से संवाद स्थापित करना है। जो आपका ब्लॉग लेखन है एक डिजिटल मंच है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञान, अनुभव और रुचियों को व्यक्त करता है। हम ब्लॉग लेखन के कुछ मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सूचना और ज्ञान साझा करना। दूसरा आपका जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, जिसमें अपने विचार, भावना और अनुभव साझा करते हैं। थर्ड आपका मनोरंजन और प्रेरणा। फोर्थ आपका डिजिटल मार्केटिंग और व्यवसाय। फिफ्थ आपका सामाजिक जागरूकता। सिक्स्थ आपका समुदाय निर्माण। तो ये आपके ब्लॉग लेखन के कुछ उद्देश्य हो गए। जैसे कि हमने अभी आपका देखा ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया हमने अभी आपके सामने समझी, जिसमें आप सबसे पहले विषय और उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, फिर जो ब्लॉग की रूपरेखा है उसको तैयार करेंगे। देन हम जो सरल और प्रभावशाली भाषा होगी ब्लॉग के लिए उसका प्रयोग करेंगे। फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम आकर्षक चित्र और वीडियो को ब्लॉग में जोड़ेंगे। फिर जो लेख होती है उसको संपादित और प्रूफ्ड करेंगे। एट्थ आपका जो ब्लॉग है उसको प्रकाशित करेंगे और उसका प्रचार करेंगे, उसको शेयर करेंगे। फिर एंड में हम जो पाठक होते हैं उनसे प्रतिक्रिया भी मांगेंगे। तो ये हमने आपके ब्लॉग लेखन की कुछ प्रक्रियाएं भी देख ली। तो ये आपका चैप्टर था। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। जो मनुष्य है वो अभिव्यक्ति की ललक ने लेखन की कला को जन्म दिया है, लेकिन जो लेखन है उसके औपचारिक और अनौपचारिक रचनात्मक रूपों में साहित्य, कला, सिनेमा आदि अनेक क्षेत्रों में क्रांति आई है। जो लेखन की सृजनात्मक और दक्षता है उसने मनुष्य, कलाकार, रचनाकार आदि सभी को एक अलग पहचान दी है।
और जो आज का समय है वो डायरी, पत्र, संवाद, पटकथा, अनुच्छेद, निबंध, कहानी, कविता, लेख आदि साहित्यिक और साहित्योत्तर विषयों और विधाओं में लेखन के विविध रंग बिखरे हुए हैं। और जो आपका ये लेखन है ये कौशल के बल पर युवा वर्ग आजीविका साथ रहा है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है, तो आप सभी अपना आंसर जरूर दें। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, आप एक प्रकार से अपनी एक डायरी लेखन कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। अपने दिन की दिनचर्या को कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में बताइएगा। ये आपका एक डायरी लेखन का उदाहरण होगा। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का 3rd चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट के 4th चैप्टर की रहने वाली है, जो कि आपकी इस सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।